हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक्स पाठशाला में। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स का चल रहा है और ये अंतिम चरण है। कॉम्प्लेक्स अभी जो बचा हुआ टॉपिक है कॉम्प्लेक्स का एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, तो उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन में जो हमारा होता है CR इक्वेशंस हैं, हार्मोनिक फंक्शंस है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, या मान लो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक पार्ट दे रखा है, उसके बाद हमसे एनालिटिक फंक्शन ज्ञात करवा सकता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी थोड़ा स्टार्टिंग में ज़्यादा समझाएंगे। जब क्वेश्चन चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पेशेंस के साथ पढ़िएगा, अच्छा चैप्टर है। और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस उठा लिए हैं। ठीक है, बट एक जो थ्योरम है उनका प्रूफ नहीं कराएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने नोट्स में प्रूफ रखा है, जब आपको PDF मिलेगी उसमें होगा, बट वो जैसे CR इक्वेशंस का प्रूफ कराना है। तो वो प्रूफ के लिए मैंने क्या किया है, अभी प्रूफ तो कर दिया बट अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको जब मेंस में आएगा तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, यूज करके क्वेश्चन कैसे निकालना है CR इक्वेशन से वो पता करना है। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 10 चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा बैच को, जिससे कि प्रॉपर आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो पाए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एनालिटिक फंक्शन है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। जैसे डेरिवेटिव हम वहाँ भी पढ़े हैं, ठीक है, तो उसी तरह से डेरिवेटिव हमें यहाँ भी पढ़ना है। जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, वहाँ पढ़े, यहाँ भी पढ़ना है। बट यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स के टाइप से पढ़ना है, वहाँ हम रियल में पढ़े थे डिफरेंशियबिलिटी। तो जैसे क्या है, अगर मान लो हमारा यहाँ पे बता देते हैं पहले, लेट FZ बी ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, मतलब FZ जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑन वेरिएबल Z पे, तब उसका डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते हैं कि f' इक्वल टू, ठीक है, df/dz। ठीक है, यहाँ पे वही लिमिट रहेगा, डेल्टा Z टेंस टू 0, FZ प्लस डेल्टा Z माइनस FZ अपॉन डेल्टा Z। यहाँ पे इस तरह से हमारा ये चलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बस अभी स्टार्टिंग में बने रहिएगा। ठीक है, 15-20 मिनट, उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लगी। क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक नया है, इसलिए थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट मैं कहता हूँ लेक्चर एंड होते होते आपको सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। ठीक है, एक बार देखने के बाद दोबारा देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें कम समझ आती हैं, दोबारा देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये डेरिवेटिव होना चाहिए, तो डेरिवेटिव कब होगा, मान लो लिमिट इनफाइनाइट आ गई, या मतलब लिमिट अलग अलग आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ये, ठीक है, और साथ में यूनिक भी होना चाहिए। कैसा यूनिक, ये नहीं कि मतलब अलग अलग, या कोई जैसे वेरिएबल आ गया, m आ गया, या मान लो कोई और x आ गया जिस पे हम वैल्यू रखते जाएं तो डिफरेंट वैल्यू बनती जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिक होनी चाहिए, एग्जिस्ट करे और साथ में यूनिक होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन। ठीक है, बट इसका यूज कैसे करना वो आगे आ जाएगा। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उस चीज़ को समझना है। मान लो कोई ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन f इज कॉल्ड एनालिटिक एट Z, एट ए पॉइंट Z0, और जो Z0 पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है। इफ़ f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी नेबरहुड ऑफ द दैट पॉइंट, मतलब मान लो कि हमसे कोई फंक्शन दे रखा है और जैसे किसी बिंदु पे मान लो Z पे आपसे पूछा गया कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Z पे तो करेंगे, उसके पास के नेबरहुड पॉइंट पे भी हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक वैल्यू पे जो दिया उसी पे, उसके पास पड़ोस की वैल्यू, उसके नेबरहुड पे भी क्या होना चाहिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है। तो फिर से समझ लीजिएगा, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन f इज कॉल्ड एनालिटिक कहलाएगा कब, किसी पॉइंट Z0 पे इफ़ f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, मतलब जो भी पॉइंट दिया है उसके प्रत्येक नेबरहुड पॉइंट पे भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, बस अभी समझते चलिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके अगर इसी चीज़ को हम अदर वर्ड्स में अगर बोलें कि अदर वर्ड्स मतलब यही डेफिनेशन दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स व्हेन एवर f' एग्जिस्ट, मतलब f' का मतलब वही डिफरेंशिएबल हो गया अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कब, इफ़, ठीक है, एग्जिस्ट f इज सेड टू बी एनालिटिक, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, पहले क्या बोला कि एग्जिस्ट कब करेगा, जब हमारा z और उसके नेबरहुड सभी पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करे। ठीक है,
तब डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल होगा तो मान लो कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर गया तो क्या बोलेंगे कि वो एनालिटिक फंक्शन होगा या रेगुलर फंक्शन है और होलोमॉर्फिक फंक्शन, है ना। एनालिटिक फंक्शन को ही हम अदर रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कब करेगा एग्जिस्ट, हम समझ गए जो पॉइंट है उसके नेबरहुड के सभी पॉइंट्स पे वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तब वो फंक्शन हमारा रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन कहलाएगा। अब इसका रिमार्क पॉइंट है, थ्योरी को मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और डिटेल्ड नोट्स बनाया है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, डिजिट बदल सकता, टाइप नहीं बदल सकता, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, एनालिटिक फंक्शन आल्सो कॉल्ड होलोमॉर्फिक फंक्शन, ये अभी बता चुका हूँ। एनी पॉइंट एट विच एफ डैश जेड का मतलब डिफरेंशिएबल, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट को हम उसकी सिंगुलरिटी बोलेंगे। जैसे मान लो कि एफ जेड इक्वल टू आपको एक फंक्शन दे रखा है जेड माइनस वन। अब z की जगह अगर मैं 1 लगा दूं तो 1 लगाऊंगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा और 0 से करेंगे तो इन्फाइनाइट। इसका मतलब ये z इक्वल टू 1 पे अनडिफाइन हो गया। तो जिस पॉइंट पे ये अनडिफाइन होगा वही पॉइंट इसका सिंगुलरिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलरिटी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, एनी पॉइंट एट विच एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड ए सिंगुलरिटी, और इसको सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन या ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ऑफ द फंक्शन एफ। मतलब उस पॉइंट का सिंगुलर पॉइंट बोल सकते हैं या उसको सिंगुलरिटी बोल सकते हैं जिस पे वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर समझिएगा, ठीक है। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब जो भी एफ आपको फंक्शन दे रखा है वो एनालिटिक हो जाए। अभी एनालिटिक कैसे प्रूफ करते हैं वो सभी समझ में आएगा। अगर एनालिटिक हो जाए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तब हम इस पॉइंट्स को, मतलब इस फंक्शन को इंटायर फंक्शन बोलते हैं। इसमें इंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन, इंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन बोल सकते हैं, समझिएगा इसको। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, मतलब हर जगह वो एनालिटिक है, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। डिफरेंशिएबल, एक सेकेंड सॉरी, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन। वही है, कोई भी फंक्शन अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर एनालिटिक है तब वो हमारा इंटायर फंक्शन कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, कैसे, देखिएगा। अब इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दे रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कौन से a0 a1 से लेके n, तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है और n हमारा नेचुरल नंबर। तो ये समेशन टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे ये लिखा है एफ जेड इक्वल टू सिग्मा आई ए आई जेड आई, तो जो सिग्मा आई होता है ना वो नेचुरल नंबर, वही हम 1 2 3 ऐसे लगाते चले जाएंगे तो क्या होगा, a1 जेड होगा, ठीक है, a2 जेड स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, a3 जेड क्यूब। तो ये मान लो क्या है, एक पोलिनोमियल बन गया। पोलिनोमियल तो हर जगह डिफरेंशिएबल होती है, उसको तो कोई दिक्कत, क्योंकि डिनोमिनेटर में जेड आ नहीं रहा जो इसको दिक्कत करेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते चले जाएंगे, देखो एक बार करेंगे तो a1 आ जाएगा और a2 2 जेड ऐसे चलता रहेगा। तो कितनी बार भी डिफरेंशिएबल करिए, ये डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इंटायर फंक्शन है। क्या है, इंटायर फंक्शन है, समझ गए होगे। अब जैसे दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है एफ जेड इक्वल टू 1/z, ये भी इंटायर फंक्शन है केवल एक वैल्यू को छोड़ के, एक्सेप्ट एक्ट इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू 0 पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, जेड इक्वल टू 0 पे एवरीवेयर ये इंटायर नहीं, मतलब डिफरेंस एनालिटिक फंक्शन है, बट जेड इक्वल टू 0 पे ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम इंटायर फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है, इंटायर फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक नंबर्स पर क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा है द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z इज एनालिटिक, ठीक है, फॉर ऑल जेड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सभी पे है बट जेड नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ के, एंड हेंस नॉट इंटायर, ठीक है। तो एनालिटिक तो हर जगह है, केवल जेड इक्वल टू 0 को छोड़ के, और जो एक पॉइंट छोड़ दिया उसकी वजह से इंटायर फंक्शन नहीं हुआ। अब समझ लीजिएगा नोट पॉइंट, इफ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट
ठीक है। इफ़ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट, क्या बोला, कोई अगर फंक्शन एनालिटिक है एट ए पॉइंट पे तो उसके डेरिवेटिव क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ओनली दैट पॉइंट, केवल उस पॉइंट पे नहीं, जो भी डेफिनेशन आगे बताए थे पॉइंट, बट सम नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट्स। तो जो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे लिए कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट पे तो वो केवल उसी पॉइंट पे ही डिफरेंशियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके नेबरहुड पे भी, सम नेबरहुड पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वही इस पॉइंट को जो स्टार्टिंग में बताए थे वही लिखा हुआ है। कोई अगर फंक्शन एनालिटिक होगा किसी पॉइंट पे तो इफ़ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो नॉट ओनली दैट पॉइंट, केवल उस पॉइंट पे नहीं बल्कि उसके नेबरहुड पर भी वो एग्जिस्ट करना चाहिए उसके डेरिवेटिव्स, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशियबिलिटी होगी, ये ज़रूरी है, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी होगी ये ज़रूरी है। वेयर एज कन्वर्स इज नॉट ट्रू, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशियबिलिटी है तो वो एनालिटिक होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये अभी आगे तुम्हें क्वेश्चंस जब कराएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एनालिटिक अगर कोई फंक्शन बन गया, जैसे पहले बोलते हैं ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो उसी आधार पर इसे हमें पढ़ना है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल वो ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये हम नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा। इसके लिए अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पढ़ेंगे। ये एग्जांपल्स दे रखा है उसी पे कि द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल तो है एट, ठीक है, ओनली एट जेड इक्वल टू 0 पे। हाउएवर इट इज़ नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट इन ए डोमेन, मतलब डोमेन जो भी है उसमें वो एनालिटिक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। इसको प्रूफ अभी आगे कराएंगे, सेम क्वेश्चन का प्रूफ आगे मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे तो वही लिखा, अगर हाँ अब एक चीज़ ज़रूरी है, जैसे हम वहाँ बोलते हैं अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी ज़रूरी, मतलब डिफरेंशियबिलिटी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो चेक करने के बाद पता चलता है। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ समझ लीजिएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, अगर कोई फंक्शन नो डिफरेंशिएबल है तो नो कंटिन्यूटी, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस भी, सॉरी एनालिटिक भी नहीं होगा। तो वही लिखा है, क्यों नहीं होगा, मान लो अगर हमारी लिमिट यूनिक नहीं आ रही है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा। तो वही है, जैसे आप सिंपली अगर मैं बात करूँ, जैसे क्लास 10th और 12th की बात कर लें, अगर किसी ने 10th किया हुआ है, आपको पता है कि वो 10th पास है, तो हो सकता है उसने 12th भी कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो 10th में ही फेल है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उसने 12th कर लिया होगा। तो वही यहाँ पे 12th को आप एनालिटिक मान लीजिएगा और इसको डिफरेंशिएबल मान लीजिएगा। तो ये ठीक है। अब इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन लगा दें कि जिससे हमें ये पता चल जाए। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ कुछ कंडीशंस और जोड़ देंगे तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी प्लस जो हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं उसको हम CR इक्वेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी प्लस CR इक्वेशन अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन को हम एनालिटिक बोल देंगे, ठीक है। अब एफ जेड क्या होता है, जैसे सिंपली हम z इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखते थे, तो वही यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जैसे सिंपली यहाँ पे समझ लीजिए z इक्वल टू हम x प्लस आई वाई बोलते थे। तो यहाँ पे हमारे ये दो प्लेन होते थे, कौन सा, x और y, ऐसे कोऑर्डिनेट। अब हमारा चल रहा है z की जगह क्या चल रहा है, एफ जेड चल रहा है। तो एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, एफ जेड जो होता है वो u प्लस आई वी का, जैसे w जो होता है, पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा, नए पेज पे समझाते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये 2D में x और y एक्सिस होती थी, बन जाता है। अब यहाँ पे w चलेगा जो u प्लस आई वी का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे ये u को और इसको b मान लेते हैं, और u जो होता है, सॉरी w जो होता है उसी को हम एफ जेड बोलते हैं, एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू। तो जो u होता है वो u x और y का फंक्शन ही होता है। u जो है वो क्या है, x और y का फंक्शन है। तो आप सिंपली u लिखिएगा या ब्रैकेट में x y लिख दीजिएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। u जो होगा वो इन टर्म ऑफ x और y के ही होगा। तो ऐसे करके लिख सकते हो, एफ जेड लिखें या w लिखें, तो u x कामा y प्लस आई वी एक्स कामा वाई। तो x y तो सिर्फ ये लिखा गया कि ये फंक्शन है। आप सिंपली लिख सकते हो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, समझ रहा, इस चीज़ को भी लिख सकते हो, या ऐसे लिखेंगे तो दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे समझिएगा, क्योंकि डिटेल्ड बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए हैं, इसलिए आपको समझने में थोड़ा, ठीक है, लंबा चलेगा थोड़ा, बट समझ में सब आ जाएगा। अब जैसे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है उस चीज़ को हमें समझना है, पार्शियल डेरिवेटिव को, ठीक है। इफ़ यू
एक्स कामा वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स देन, तो डेवर यू ओवर डेवर एक्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो लिखने का ये तरीका है। क्या है, देखो एक्स में कर रहे हो क्योंकि डेल्टा एक्स है, तो क्या होगा यू के अंदर जैसे हम सिंपली एक्स वाई लिखते थे, तो जैसे हमारा जो फंक्शन अभी पढ़े थे यहाँ पे एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो ये हमारा एफ डैश जेड का फार्मूला था। तो ऐसे ही चलेगा बिल्कुल सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अभी लिमिट किसका, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो डेल्टा में ही एक्स जो होगा वो डेल्टा के साथ ही होगा, तो यू इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा बाई, ठीक है। और इधर सिंपली यू एक्स कामा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये चलेगा। ऐसी बाई के लिए चलेंगे तो बाई प्लस डेल्टा वाई और नीचे डेल्टा वाई होगा। ऐसे बी में भी लिख सकते हो, तो जहाँ जहाँ यू चल रहा है वहाँ पे बी चल जाएगा और सेम हो जाएगा। अगर यही चीज़ को ओरिजिन पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं बता देता हूँ, जिससे बाद में अभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसी चीज़ को ओरिजिन पे लिखना है। जैसे अभी जो आप पॉइंट लिख रहे हो, देखो दोनों पॉइंट मैं लिख के बताता हूँ। पहले एक पॉइंट लिख देता हूँ तभी दूसरा भी समझ में आ जाएगा। डेवर यू ओवर डेवर एक्स, ये किसी भी पॉइंट्स पे है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो फंक्शन क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा बाई यू एक्स कामा बाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ये चल रहा है। अगर इसी चीज़ को हम किसी पॉइंट पे लिख रहे हैं, कौन सा पॉइंट, वो भी ओरिजिन पे, ओरिजिन पे लिख रहे हैं, तब क्या इसका फार्मूला बन जाएगा वो समझ लीजिएगा, ठीक है। ये समझ लीजिएगा यहाँ से। तो ओरिजिन पे जब हम लिखेंगे इसी को, डेवर यू ओवर डेवर एक्स लिमिट, एक बार लिखना सीख गए ना तो फिर और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x टेंस टू 0 होगा u, ठीक है, x कामा 0 और u 0 कामा 0, ठीक है, अपॉन में कितना होगा, x होगा वही, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, समझ गए। अब अगर हम बाई में लिखेंगे तो 0 कामा बाई 0 कामा 0 अपॉन में बाई चलेगा। ऐसे ही अगर v में लिखेंगे, अगर x वाला लिख रहे हो तो x कामा 0, अंदर के पॉइंट सेम रहेंगे। एक देखो बाई के लिए और बता देता हूँ, फिर आगे u हो या b हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बाई के लिए लिखेंगे तो लिमिट y टेंस टू 0, अब u 0 कामा y और u 0 कामा 0 अपॉन में बाई। 0 कामा 0 का मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है u वाला, उसमें x की जगह तो x लगाना है और बाई की जगह 0 लगाना, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू दोनों की जगह 0 0 लगा देंगे। तो अब ये किसके लिए हो गया, ये जो हुआ तुम्हारा किसी भी सिंपल के लिए, और ये पर्टिकुलर ओरिजिन के लिए। दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, इनसे ही सभी कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट्स हमने बता दिए। अब लिखा सी कॉची रीमन इक्वेशन, ठीक है। जो कॉची रीमन इक्वेशन होती हैं उन्हीं को हम शॉर्ट में CR इक्वेशन बोलते हैं। तो CR इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ेंगे, बट इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे। प्रूफ जो है वो हम आपको आगे कराएंगे, ठीक है, मेंस का एग्जाम के दौरान, ठीक है, क्योंकि प्रूफ यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, बट अभी प्रूफ कराएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और अभी प्रूफ्स की ज़रूरत भी नहीं है, आप तब तक भूल जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ हो या ना हो उससे अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेन CR इक्वेशन का काम क्या है वो समझ लीजिए कि क्या है। CR इक्वेशन जो होती है किसी भी एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन है। मतलब कोई एनालिटिक फंक्शन है या किसी को एनालिटिक करना है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन है ये, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट नहीं है ये, ठीक है। करना ज़रूरी तो है, बट ऐसा नहीं है कि आपने खाली CR इक्वेशन को प्रूफ कर दिया किसी भी फंक्शन में तो आप बोल देंगे एनालिटिक है। ये क्या है, नेसेसरी है, ये आवश्यक है। जैसे किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल बनाना है तो उसका पहले कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो मतलब कंटिन्यूस जैसे क्या है, किसी फंक्शन का नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तब हम बोल देंगे वो कंटिन्यूस होगा, तो ये सफिशेंट हो गया। अगर हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर दिया तो वो कंटिन्यूस होगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। बट एनालिटिक फंक्शन के लिए CR जो इक्वेशंस होती हैं जिनका हम प्रूफ करते हैं किसी फंक्शन के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशेंट। इतना कह देने से आप ये नहीं बोल पाएंगे कि फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक के लिए सिर्फ ये पहला चरण है। पहला चरण का मतलब अगर ये नहीं हुआ, अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इतना ज़रूर बोल सकते हो कि एनालिटिक नहीं होगा। बट अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो ये नहीं बोल पाओगे कि फंक्शन एनालिटिक है। अगर ये नहीं हुआ तो फंक्शन नॉट एनालिटिक, अगर हो गया तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसी को पढ़ना है। तो CR इक्वेशंस होती क्या है पहले अभी हमें पढ़ना है। पहले ये है कि CR इक्वेशन का मतलब क्या, फिर समझ लीजिएगा। कोई फंक्शन हमारा FZ, इसको हम बता चुके कैसे लिखते हैं, U
ठीक है, प्लस आई वी वो वेरिएबल है इसलिए इसको लिख दिया। इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड, ठीक है, जेड एक्स प्लस आई वाई है। देन द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी एक्स बी वाई एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशंस, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यू एक्स का मतलब क्या है ये चीज़ें समझेंगे, यू एक्स यू वाई वी एक्स और बी वाई, ठीक है, ये समझेंगे। तो इसका मतलब क्या है x, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना y के रिस्पेक्ट में, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और ये पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो ये तो हो गए हमारे, ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। और साथ में इक्वेशंस कौन सी, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू एक्स इक्वल टू बी वाई का मतलब है u का x में और b का y के बराबर होना चाहिए, पहली CR इक्वेशन ये है। दूसरा यू वाई इक्वल टू होता है माइनस बी एक्स, यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, ये ध्यान रखना एक तरफ x होगा तो दूसरी तरफ y होगा, ठीक है। तो यू एक्स इक्वल टू तो बी वाई होता है, अर्थात डेवर u ओवर डेवर y इक्वल टू माइनस डेवर v ओवर डेवर x। तो ये हमारी दो CR इक्वेशंस हैं, चाहे यू एक्स इक्वल टू बी वाई लिखिए या u का x में b का y में, मतलब वही है, वो शॉर्ट में लिखने का बस इसका तरीका है ये, ठीक है। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव आप सभी लोग करना जानते होंगे, जैसे मान लो मैंने u इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 3x², ठीक है, बाई और माइनस का बाई की घात 3। अगर हमें इसका u के x के सापेक्ष निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव का सीधा मतलब है जिसके सापेक्ष कर रहे हो वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। ये वैसे नहीं करेंगे जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं कि फर्स्ट सेकंड लगा लें x बाई लिखा, उससे नहीं, x में कर रहे हो तो सिर्फ x वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो देखो 3x², 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x, बाई से कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। अब ये बाई अकेले है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, समझ गए होगे इस तरह से। तो इसका कितना आ गया ये, अब मान लो इसी का हमें बाई में करना होता, तो बाई में करना होता तो बाई वेरिएबल है, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 3x² बाई का 1 हो गया, अब बाई क्यूब आगे आ जाएगा, बाई² हो गया। तो समझ गए कि पार्शियल डेरिवेटिव भी कैसे निकालना। तो ये हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव और ये हो गई हमारी CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन एक बार फिर देखेंगे, यू एक्स इक्वल टू कितना होता है बी वाई और यू वाई इक्वल टू होता है माइनस बी एक्स। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो हाँ आप एक चढ़ पहुँच गए कि एनालिटिक हो सकता है। अगर ये नहीं प्रूफ हुआ तो वहीं पे रुक जाएंगे कि एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका प्रूफ करा रखा है और प्रूफ बहुत आसान है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट अभी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर भी करेंगे तो आप उसमें केवल टाइम वेस्ट करेंगे और जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू एक्स इक्वल टू ये लास्ट में बन जाएगा इस तरह से आके, ठीक है, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको बस इतना देखना है कि CR इक्वेशन क्या होता है, यू एक्स इक्वल टू बी वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। तो ये जो CR इक्वेशन का डेरिवेशन करा रखा है उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको CR इक्वेशंस की ज़रूरत है। तो अब नोट पॉइंट में क्या लिखा है वो समझेंगे। The CR equations ux equal to vy and vx equal to minus uy are the necessary condition for the existence of derivatives. What these are not sufficient, ठीक है, सिर्फ नेसेसरी है, सफिशेंट नहीं है किसी भी फंक्शन को एनालिटिक करने के लिए। तो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। अदर वर्ड्स में फिर बोल सकते हो कि इफ़ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट जेड देन CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट जेड। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। और CR इक्वेशन सेटिस्फाई है तो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। व्हाट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, वही कि डिफरेंशिएबल है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी और CR इक्वेशन सेटिस्फाई हैं तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट्स देखेंगे। तो द CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट जेड देन एफ जेड मे और मे नॉट बी, ठीक है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। हिंस एफ जेड मे नॉट बी एनालिटिक ऑफ जेड देन CR इक्वेशन आर नॉट से। अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, देन एफ जेड इज नो वेयर एनालिटिक। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर हमारा CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है किसी भी फंक्शन में, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि वो फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है। नो वेयर का मतलब कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा, नो वेयर एनालिटिक, ये ध्यान रखिएगा। सिंपली पूछता ना कभी कभी ये फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है या नहीं है, तो हमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। अगर वो नहीं हुई तो सिंपली बोल देंगे नो वेयर एनालिटिक। इसी की एक सेकंड फॉर्म भी है CR इक्वेशंस की। तो CR इक्वेशन की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? सेकंड फॉर्म आसान है, जो क्वेश्चन को बहुत जल्दी प्रूफ कर देती है। CR इक्वेशन में कभी कभी टाइम लगता है, तो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जब दोनों चीज़ें पता होंगी तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा सॉल्व। कि कभी हमारा CR इक्वेशन आसान बना देगा क्वेश्चन को, तो कभी दूसरा वाला आसान बना देगा।
तो ये तो आप जानते ही हैं कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, यहाँ पे मान लो जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x बराबर z प्लस जेड बार, और 2 नीचे पहुँचा देंगे। ऐसे जब y निकालेंगे तो यहाँ पे i होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, z बार और अपॉन में 2i हो जाएगा y बराबर। तो अगर हमारा अभी जो z था फंक्शन, अब वो दोनों में आ गया x और y। फंक्शन हमारा जो z होता है वो x का y का होता है। अब x y को हमने z और z बार के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो फंक्शन बन गया z बार u x y। और ये ए नेसेसरी कंडीशन f z का z बार टू बी एनालिटिक इज, क्या मेन ये ध्यान रखना है बस, बाकी ये जो थ्योरी थी उसका कोई मतलब नहीं था। सिंपली जो CR इक्वेशन का दूसरा फॉर्म है, डेवर f का z के बार में अगर हम रिस्पेक्ट करें और 0 आ जाए, f का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू z बार, अगर वो 0 आ गया तब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी एनालिटिक की, मतलब CR इक्वेशन और ये दोनों की बराबर वैल्यू है, ठीक है। तो वो फंक्शन एनालिटिक की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अगर यही प्रूफ नहीं हुआ तो नॉट एनालिटिक बोल देंगे, बस इतना है। अगर नहीं हुआ तो नॉट एनालिटिक, हो गया तो ज़रूरी नहीं कि वो होगा या नहीं होगा, आगे अभी फर्दर चेक करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ए नेसेसरी कंडीशन फॉर टू बी एनालिटिक इज दैट f डिपेंड्स ओनली ऑन z। इसमें सिर्फ z पे ही डिपेंड करेगा क्योंकि z बार की ज़रूरत है। तो वही लिखा था, कंसीडर द फंक्शन f इक्वल टू z बार देन सो दैट इट इज़ नॉट एनालिटिक। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे दिया आपको, मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ कराता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, z बार को हमें प्रूफ करना है कि नॉट एनालिटिक है। अब देखो दो तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। फंक्शन क्या लिखा है, एफ जेड इक्वल टू जेड बार। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा थ्योरी को पेशेंसली समझने की कोशिश करिएगा। एक बार वीडियो हो जाए दोबारा समझ लीजिएगा, ठीक है। इससे बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होगे। तो जेड अभी पता है क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई होता है, ठीक है। अब ये होता है क्या, एफ जेड यू प्लस आई वी तो होता है, ठीक है। तो यू का मान हमारा कितना हो गया, x हो गया, तो u बराबर तो x हो गया और b बराबर माइनस वाई हो गया। अब आपको क्या निकालना है, चारों चीज़ें अभी बता दें। ux निकालना है, uy निकालना है, vx निकालना, by निकालना है। ux का मतलब u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर u का किस में करना, बाई में भी करना है, तो बाई तो है नहीं, कितना हो जाएगा 0। अब b का भी x में करना है, तो यहाँ पे तो है नहीं 0। अब b का बाई में भी करना है, तो बाई लिखा तो ये हो गया -1। अब हम ये चेक करके देखेंगे कि डेवर u ओवर डेवर x डेवर b ओवर डेवर बाई के बराबर है। तो देखो इसका मान 1 आ रहा है, ठीक है, और बाई का मान कितना आ रहा है -1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो यहीं से हो गया। अभी यही प्रूफ नहीं हुआ तो CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। तो CR इक्वेशन जो है क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड। जब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक। तो अभी देखो इस मेथड में थोड़ा टाइम लगा, ये मेथड हमारा 1 हो गया। इसी का मेथड 2 देखिएगा, क्या बोला था कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार है, तो f का किसके रिस्पेक्ट में, z बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 1, और आना कितना चाहिए था 0, नॉट इक्वल टू 0। यहीं पे बोलेंगे फंक्शन नॉट एनालिटिक, फंक्शन नॉट एनालिटिक, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान चलेंगे, बस आप थ्योरी अच्छे से समझेंगे तभी क्वेश्चन पे पकड़ आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराते हैं। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आने की संभावना है और आ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इससे 3 टाइप के ही क्वेश्चन है, 3 टाइप की क्वेश्चन है। एक तो एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हार्मोनिक प्रूफ करना है और हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है, समझ गए होगे। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनता है कि आपको रियल या इमेजिनरी पार्ट दे देगा तो आपसे फंक्शन निकलवाएगा, ठीक है। रियल दे दिया तो साथ में क्या आपसे एनालिटिक फंक्शन ज्ञात करवाएगा, और साथ में रियल दिया तो इमेजिनरी भी ज्ञात करवा लेगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना मेंस में कंपलसरी है। क्वेश्चन मैंने फुल करा दिए हैं, बस 2 का प्रूफ नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है, वो प्रूफ बाद में कराएंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सभी उठा लिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा जितना नोट्स में लिखा है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन ऑल्दो द कॉची CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन्स। अब ये 2 चीज़ें कह रहे हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इस चीज़ का हमें प्रूफ करना है। दूसरा काम ये करना है कि जो फंक्शन है उस पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कहाँ पे, ओरिजिन पे हो रही है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे वो चीज़ समझेंगे, साथ साथ में करवाता हूँ, ठीक है। टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, बट आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे।
देखो आपके सामने पूरा क्वेश्चन खोल के रख देते हैं, तब आपको प्रूफ करवाते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए तो फिर क्वेश्चंस में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो वो हमें प्रूफ करना है, कहाँ पे करना है, ओरिजिन्स पे करना है। तो ओरिजिन के लिए आपको देखो सी आर इक्वेशन क्या होना चाहिए, यू एक्स इक्वल टू बी वाई और यू बाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। ये जो सफिक्स में लगा है ना, तो ये क्या समझेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव है इसके रिस्पेक्ट में। अब पहला हमें डेवर यू ओवर डेवर एक्स निकालना है। तो इसमें क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। पहले तो आपको फार्मूला याद कर लो, एक्स कामा जीरो माइनस यू जीरो कामा जीरो और बटे में एक्स। अभी शॉर्ट में कैसे करना वो मैं बता दूंगा। ये चीज़ आप लिख रहे हो, यही चीज़ आप डायरेक्टली लगा लेंगे, बस फार्मूला लगाना नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब देखो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। अगर हम इसकी कंपेयरिंग यू प्लस आई वी से करेंगे तो यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यू बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स बाई, ये यू ही तो है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो वैसे ही जीरो है हमारा। तो यू एक्स, अच्छा इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, एक्स कामा बाई टाइप से, जिससे आपको समझ आ जाए। और जो वी हमारा एक्स कामा बाई होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो रियल प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी दिख नहीं रहा है। अब देखो एक्स कामा बाई है, तो एक्स की जगह तो एक्स लगाना है मेरे भाई, और बाई की जगह जीरो लगाना है। और एक्स बाई यहाँ गुणा में है, तो एक्स की जगह एक्स, बाई की जगह जीरो लगाएंगे तो दोनों की गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि जीरो आ गया। अब दोनों जीरो लगाएंगे तो फाइनली जीरो होगा, जीरो बटे जीरो कुछ करेंगे तो ये जीरो आ गया। सेम अब किसके साथ लिए निकालेंगे, बाई के लिए। तो लिमिट एक्स टेंस बाई टेंस टू जीरो, यू जीरो कामा बाई माइनस यू जीरो कामा जीरो बटे में बाई आ जाएगा, बाई जीरो। अब समझिए मेंस में आएगा तब तो सेम ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, और अगर हमारा प्री में आता है तो इसके लिए जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं आप सीधे सीधे वैल्यू ये निकालिएगा, बस पॉइंट फार्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, एक्स की जगह जीरो लगाना, बाई की जगह बाई लगाना। अब ये दोनों गुणा में है, अगर कोई भी एक जीरो हुआ तो फाइनली जीरो हो जाएगा, तो जीरो, और दोनों जीरो पे तो जीरो है ही, नीचे बाई, तो ये भी जीरो आ जाएगा। ऐसे बी पे निकाल लेंगे, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स पे निकाल लो पहले, बाई एक्स टेंस टू जीरो, वी जी एक्स कामा जीरो एंड वी जीरो कामा जीरो और बटे में एक्स। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखो, ये फंक्शन ही पूरा जीरो है, चाहे एक्स जीरो लगाओ, चाहे बाई जीरो, चाहे किसी को कुछ भी लगाओ, तो ये तो जीरो डायरेक्ट आ रहा है। अब ये लिखने में क्या ही टाइम ख़राब करोगे। और बी बाई, तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो, अभी मैं एक फार्मूला है इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ पूरा, सॉरी, जीरो कामा बाई चलेगा, और वी जीरो कामा जीरो और बटे में बाई। ठीक है, तो अब बाई की तो चाहे एक्स जीरो लगाओ या बाई जीरो, ये तो जीरो ही है, और जीरो जीरो पे भी जीरो देगा, नीचे भी बाई है, और लिमिट वही एक्स बाई टेंस टू जीरो होगा, तो कोई फ़र्क नहीं, जीरो वो सब जीरो पे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जीरो है तो लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। अब जरा देखो चारों जीरो आ गए, जब चारों जीरो आ गए तो ये आसानी से सेटिस्फाई हो गई। तो क्या हो गया, यू एक्स इक्वल टू बी वाई हो गया, क्लियर है, दोनों जीरो हैं। और यू बाई इक्वल टू माइनस बी एक्स हो गया। तो सी आर इक्वेशन क्या हो गया मेरे भाई, सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई। तो एक तो यही पूछ रहा था सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा इसको ये दिखाना था कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो एनालिटिक नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भाई, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट हमारी यूनिक आनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो चलो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है। तो एफ जेड इक्वल टू हमें दिया है अंडर रूट एक्स वाई, ये दिया है। तो अभी एफ जेड का फार्मूला पढ़े थे वही लगाना है। तो एफ जेड इक्वल टू वो बड़ा रहेगा, बट हम ओरिजिन पे लगाएंगे, तो ओरिजिन पे लगाएंगे तो यहाँ जीरो लिख देंगे, इधर एफ जेड होगा और इधर एफ जीरो और बटे में जेड होगा, और लिमिट जेड टेंस टू जीरो होगा। बस ऐसे चलेगा, ठीक है, समझ रहे होगे, देख लो एक बार, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ये एफ जेड है हमारा, वो तो हमें पता ही है कितना है, अंडर रूट एक्स वाई है, ठीक है। और एफ जीरो अगर लगा देंगे तो एक्स जीरो वाई जीरो वो जीरो ही हो जाएगा, और बटे में जेड है, जेड का मतलब होता है एक्स प्लस आई वाई, तो ये वैल्यू बन चुकी है, और जेड टेंस टू जीरो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चाहे अपनी मर्जी से ऐसा नंबर मानना होता है कि जैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे हम चाहें तो डिनोमीटर को जीरो कर लिया करो, वहाँ से भी पता चल जाएगा, बाई बराबर एक्स जैसे आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसी वैल्यू रखते हैं, जैसे बाई इक्वल टू कभी कभी एम एक्स रख लेंगे, तो बाई बराबर कभी बराबर
एक्स क्यूब रख लेंगे। वो हमें देखना पड़ता है कि ऊपर नीचे कितनी पावर का एक्स बनना जो कट जाए, मतलब वेरिएबल्स कट जाए ऐसा नंबर रखना है। तो वेरिएबल्स काटने के लिए अगर हम y की जगह mx लगा लेंगे तो ये भी x हो जाएगा x और ऊपर भी x हो जाएगा, तो x कॉमन होकर कटने के चांसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें करना है उसको, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, तो y की जगह हम क्या एक पाथ लेके चल रहे हैं, क्या टेकिंग पाथ y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू जब आप इसमें mx यूज करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखो, एक तो x है और y की जगह भी m आ जाएगा, तो mx स्क्वायर हो गया, और बटे में ये x तो है ही और y की जगह भी mx हो गया और i चल ही रहा है mx, ठीक है। अब ऊपर नीचे देखो, ऊपर तो स्क्वायर है, रूट के अंदर बाहर आएगा तो सिर्फ x आ जाएगा, तो रूट में कितना बचेगा, m बचेगा, ठीक है। और नीचे की अगर हम बात करें x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस mi बचेगा, तो ये कट जाएगा और लिमिट z टेंड्स टू 0 ये रहेगा। अब m z पे तो लिमिट m पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो यही रहेगा, तो रूट m अपॉन में आ गया 1 प्लस mi। अब ये आंसर आ रहा है। अब m तो कोई एक नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, नेचुरल नंबर ही ले लीजिए, तो m की वैल्यू 1 लगाएंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, 2 लगाएंगे अलग आएगा, 3 लगाएंगे अलग आएगा। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट वैल्यू जा सकती है, क्योंकि ये जो आंसर आया वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंड्स ऑन m, तो m पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यूनिक वैल्यू नहीं है। तो क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है तो फंक्शन हमारा नॉट एनालिटिक हुआ। अगर किसी का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, यही यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर वे में। और आप इसी तरह से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने CR इक्वेशंस को प्रूफ कर लिया, ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो गई, CR इक्वेशन सेटिस्फाई। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि जो यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव निकाल लिया, वो m पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे, नॉट यूनिक है, m पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, सॉरी डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट 0,0 ओरिजिन पे, तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, ठीक है। एक ऐसा ही और क्वेश्चन कराते हैं, ये भी भाई दमदार क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। अब देखो, इस बार जो हमें फंक्शन दिया है सेम क्वेश्चन है, mod z स्क्वायर अपॉन z, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या बोला गया है कि f0 इक्वल टू 0 दिया है, सो दैट CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट 0,0 बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। नॉट डिफरेंशिएबल जैसे पीछे वाला नहीं हुआ था, m पे डिपेंड कर गया था, वैसे ही है। तो क्वेश्चन का सेम पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न चलेगा, तो देख लेते हैं क्या है, एक बार कर लेते हैं सॉल्व इसको थोड़ा। तो आप जानते हैं z बार जो होता है वो x i y होता है, तो ऊपर स्क्वायर लगाए तो x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे x प्लस आई वाई हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए, यहीं पे इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर लीजिए, तो जब कॉन्जुगेट से गुणा कर लेंगे तो ऊपर तो सेम हो गया, तो ऊपर हो गई 3 पावर और नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे 3 घात खोल के, 3 घात खोल के जब कैलकुलेशन करोगे तो रियल अलग कर लेना, इमेजिनरी अलग कर लेना। तो x की घात 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर और बटे में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का i, ठीक है। और जो इधर इमेजिनरी के साथ आएगा वो वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 घात तो खोल ही लेंगे क्योंकि इतना तो कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है। अब ये मिल गया, और ये जो fz होता है वही होता है हमारा u प्लस आई भी, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, u यहाँ से तुलना कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम b निकालेंगे तो y की घात 3 और ये बटे में x। अब आप बोल रहे हो ये शॉर्ट ट्रिक में नहीं करा रहा है, ये क्वेश्चन क्या है ना, जब आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक लगा लेंगे, बट आप पहले मेन मेथड कर लीजिएगा, ठीक है। जब आपको मेथड ही नहीं आएगा तो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से समझ आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में सीधे सीधे हम ये करेंगे ही नहीं, वो करके देख लेंगे m वाला, जैसी y की जगह कोई भी हम m लगा के देखेंगे, अगर m पे डिपेंड करेंगे बोलेंगे नॉट एनालिटिक है, ठीक है। अभी बताऊँगा कैसे करना है। तो अब u हो गया, अब आपका क्या करना है, u में पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसका, और पार्शियल डेरिवेटिव तो हमें तब करते हैं क्योंकि ये हमसे ओरिजिन पे सेटिस्फाई करवा रहा है CR इक्वेशन। तो ओरिजिन के लिए देखो एक फार्मूला बता देते हैं, बाकी इसी में लिख के बता देंगे, क्यों इतना टाइम खराब करोगे। तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 u x, 0 माइनस u 0, 0 बटे में आ जाएगा x। अब सिंपली क्या चीज़ है, x की जगह तो x लगाना, y की जगह 0 लगाना है। अब x की जगह x लगाएंगे, y की जगह देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, ऊपर x की घात 3 और नीचे x की घात 2, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। 0 0 लगा देंगे, x भी 0 y भी 0, तो वो सब हो जाएगा 0 बटे में x चल रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x से x कटेगा तो ये आ गया 1, ठीक है। तो ये 1 आ गया।
ऐसी दूसरा फार्मूला लगाएंगे, अभी बता दिया है, अब डायरेक्ट कर लेना, इतना टाइम ख़राब मत करिएगा। अब x की जगह x लगाएंगे, y की जगह 0, सॉरी x की जगह 0, y की जगह y लगाएंगे। तो अभी इसी क्वेश्चन में लगाना है आपको u वाले में। तो x की जगह 0 लगाओगे तो पहला भी 0 और दूसरे में x है दूसरा भी 0, तो नोमेरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो ओवरऑल 0 हो गया। अब 0 0 लगाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, बटे में बाई तो ये 0। तो इसी तरह से ये चलेंगे। अब देखो ux की वैल्यू by के बराबर आ रही है, ये 1 है ये भी 1 है, क्लियर। और uy की वैल्यू -bx, क्योंकि दोनों 0 हैं तो माइनस का कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये काम आपको इतना लंबा फार्मूला कहाँ लिखना है, आपको तो सिर्फ ये निकालना है, डायरेक्ट वैल्यू लगाना है और ये निकालना है इतना, क्योंकि पूरा विधिवत थोड़ी ना लिखना है। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, सेम फार्मूला चलेगा डिफरेंशियबिलिटी के लिए। FZ इक्वल टू क्या है मेरे भाई, FZ माइनस F0 अपॉन में Z और लिमिट Z टेंड्स टू 0। और FZ हमारा क्या है, Z बार का स्क्वायर अपॉन में Z, और अगर हम 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और अपॉन में एक Z और, तो लिमिट Z टेंड्स टू 0। तो अब ये वाला नीचे ही आ जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो गया, लिमिट Z टेंड्स टू 0 Z मॉड स्क्वायर अपॉन में Z स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, क्या बनेगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, और लिमिट, ठीक है, वही Z टेंड्स टू 0 चल रहा है, या x कामा बाई दोनों के बराबर 0 लिखिए। अब ये ऐसा बन गया आपका, चाहो तो इसको बाहर होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही के साथ पूरा बाहर होल स्क्वायर लिख दो ऐसे। अब देखो इसमें x बाई की एक पावर तो है, कोई ज़्यादा पावर तो है नहीं, तो बाई बराबर सीधे सीधे यहाँ भी आप mx ही लगा लीजिए। जब बाई बराबर mx लगा लेंगे तो लिमिट, क्योंकि x में कन्वर्ट कर दिया तो पूरी लिमिट x में कन्वर्ट हो जाएगी, तो x और ये भी कितना हो गया mx, आई ध्यान रखिएगा, नीचे x और ये भी बाई की जगह कितना हो गया mx। ठीक है, तो x ऊपर नीचे कॉमन करके कट जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या बचा, x ऊपर नीचे 1 माइनस आई एम और बटे में आ जाएगा 1 प्लस आई एम। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 माइनस आई एम बटे 1 प्लस आई एम का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है, तो m की वैल्यू जैसी बदलते जाएंगे तो इसका मान बदलता जाएगा। अब डिफरेंशियबिलिटी में आपको ये फार्मूला थोड़ी ना लगाना है, पता तो है ही, बस खाली ये वैल्यू लगाइए, जैसे ये बनेगा आपको पता, बाई की जगह mx लगाएंगे और m पे डिपेंड कर जाएगा, नॉट एनालिटिक हो गया। तो बस इतना करना है, आपको पूरा लिखना नहीं है प्रॉपर वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत आसान वे में कर सकते हो, तो समझ आ गया होगा इसको कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है, तो वही लिखा है, विच डिपेंड्स ऑन m हेंस नॉट यूनिक, f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। और फाइनली अगर एनालिटिक पूछता तो नॉट एनालिटिक एट 0,0। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, समझ आ गए होंगे। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एनालिटिक की तरफ कैसे होगा। ठीक है, एनालिटिक देखना है, तो क्या लिखा है, ऑल दीज गिवन एग्जाम्पल्स, जो अभी आपने किए हैं, एश्योर, ठीक है, एस दैट द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक ऑल्दो द CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। अभी हमने देखा कि अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है फिर भी फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं हो पा रहा है। अब हमारा कैसे पता चलेगा कि वो फंक्शन एनालिटिक हो जाए, तो उसके लिए क्या लिखा, CR इक्वेशंस सफिशिएंट कंडीशन ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स इज इंक्लूडेड कॉल्ड एज कंटिन्यूटी। मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, डेवर u ओवर डेवर x, डेवर v ओवर डेवर y, ऐसे जो चारों निकालते हैं, तो उसी को हम डेरिवेटिव्स को पार्शियल डेरिवेटिव और उसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड कंटिन्यूटी। ठीक है, अब क्या क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो CR इक्वेशन और जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करने चाहिए, प्लस एक सम कंडीशंस लगा दी। वो कंडीशंस क्या है, वो डेरिवेटिव की है, तो 3 चीज़ें हो जाएंगी, CR इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस डिफरेंशियबिलिटी हो रही, तब जाके फंक्शन एनालिटिक हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये थ्योरम आ गई, इस थ्योरम का भी प्रूफ अभी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा, लेट FZ, पूरा फंक्शन दिया है, वी डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ Z, मतलब Z और Z के नेबरहुड पे डिफाइन है। सपोज दैट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव u एंड b, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डेवर u ओवर डेवर x, डेवर v ओवर डेवर y, ठीक है, और डेवर u ओवर डेवर y और डेवर
मतलब जो भी बचे चारों को लिखना है। जैसे ये बोल रहा है यू वी के पार्शियल डेरिवेटिव, तो 2 इसके एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, 2 इसके एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो ये 4 बन गए। तो सबसे पहले क्या बोला कि अगर हमारा, फिर से समझिएगा, जेड ये फंक्शन दिया है, डिफाइन है जेड पे और नेबरहुड पे। सपोज बोला कि इसके जो इससे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यू और बी के हैं आर कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब उनकी वही लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी में क्या करते हो भाई, यही तो करते थे पहले, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। एट जेड एंड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन, कंटिन्यूस सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस, और देखो यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के लिए है पार्शियल डेरिवेटिव हमारे एग्जिस्ट करने चाहिए। उसके बाद सी आर इक्वेशन, सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, दूसरा पॉइंट। तीसरा है एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके अगर ये 3 चीज़ें होती हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। तो इस पे आते हैं, और इसकी कंडीशन क्या है, एफ डैश जेड को कैसे लिखते हैं वो चीज़ समझना है। तो एफ डैश जेड क्या है उसका सीधे फार्मूला याद करना है हमें। तो एफ डैश जेड का फार्मूला ये है, ठीक है। तो एफ डैश जेड का फार्मूला समझ गए। तो एफ डैश जेड का फार्मूला क्या है मेरे भाई, यू का एक्स में करिएगा प्लस आई यू का वाई में करिएगा, बस ये एफ जेड है हमारा, ठीक है। अब यू का एक्स में और यू का वाई में तो हम जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहाँ निकल ही गया होगा, बस यहाँ रख दीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो एफ डैश जेड हो जाएगा पता, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जो होते हैं सी आर इक्वेशंस, और दूसरा एफ डैश जेड, और तीसरा हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव यू का जो एक्स में कर रहे थे एट ओरिजिन, उसका फार्मूला हमें पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया है, ठीक है। आगे कोरिलेरी लिखा कि एफ जेड अगर एनालिटिक हो गया, एफ जेड अगर एनालिटिक हो गया तो क्या बोला है, देन एफ जेड हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर। अगर एफ जेड मतलब एफ जेड एनालिटिक हो गया, एनालिटिक का मतलब क्या हुआ, एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो इसके सभी ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, एफ डबल डैश जेड भी होगा, एफ ट्रिपल डैश होगा, एफ 4 डैश भी होगा, मतलब इस तरह से ये चलता रहेगा, मतलब ऑल ऑर्डर आर एग्जिस्ट करेंगे। कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर एट द पॉइंट जेड, उस जेड पॉइंट पे सारे ऑर्डर के जो, ठीक है, डेरिवेटिव्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, ये बोला गया है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो। अब दूसरी कंडीशन, अब यहाँ पे मेथड है कि कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला, या तो आप डेवर एफ ओवर डेवर जेड, डेवर एफ ओवर डेवर, ठीक है, जेड बार इक्वल टू 0 आ जाए, जो पहले बताया था। अगर 0 आ गया एनालिटिक, ठीक है। और बाकी हम सी आर इक्वेशन और पार्शियल डेरिवेटिव उसके कंटिन्यूस को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में अभी सब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो, अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, इसको निकलवाते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है द फंक्शन, तो एफ जेड इक्वल टू लिख लीजिए इसको, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस का आई साइन वाई, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब हमसे पूछा होलोमार्फिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। होलोमार्फिक का मतलब वही हो गया एनालिटिक, और उसका डेरिवेटिव भी पूछ लिया। तो एफ जेड आप जानते ही हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ई की पावर एक्स हो गया, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये क्या होता है, ई की पावर आई वाई हो गया, और इसको अगर हम मिला लेंगे तो आई वाई, और एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, जेड। तो एफ जेड इक्वल टू कुछ नहीं है, क्या है, ई की पावर जेड ही लिखा हुआ है। तो पहला वाला फार्मूला लगाने के लिए हमने इसको ऐसे तोड़ा। अगर हम केवल सी आर इक्वेशन करते तो हमें ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले वाले फार्मूले में एफ का जेड बार के रिस्पेक्ट में करते हैं। जेड बार तो यहाँ दिख नहीं रहा, क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो हम यहीं से बोलेंगे फंक्शन हमारा एनालिटिक है या हमारा होलोमार्फिक है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ से क्या हो गया, इज होलोमार्फिक। होलोमार्फिक आर एनालिटिक, दोनों का एक ही मतलब है, एनालिटिक, ठीक है। होलोमार्फिक आर एनालिटिक, क्लियर। अब यहाँ पे समझेंगे इसका वही सी आर इक्वेशंस की तरह से। अच्छा, इसका ये वाला हो गया,
तो सी आर इक्वेशन के बदले में हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो सी आर इक्वेशन करें या सी आर इक्वेशन का ये दूसरा रूप हो गया, प्लस यहीं पे अभी हम बताए थे एक फार्मूला एफ डैश जेड का फार्मूला क्या पढ़े थे भाई, कि डेवर यू ओवर डेवर एक्स प्लस आई डेवर वी ओवर डेवर, सॉरी यू ही रहेगा बट एक बार एक्स में और एक बार वाई में, दोनों जगह यू लिखा हुआ है। अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो ये था, ठीक है। इसको हम u और b में तोड़ लेते हैं, तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। तो भाई यहाँ से देखो, जो पहला पार्ट इसके साथ जाएगा रियल और इसके साथ जाएगा इमेजिनरी, तो u की वैल्यू यहाँ से e की पावर x कॉस बाई हो जाएगा, ठीक है। और जो b का मान आ जाएगा वो e की पावर x और साइन बाई हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो u का किसके x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यही रहेगा कॉस बाई। अब u का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस बाई का कितना होता है माइनस का साइन बाई। तो देखो u ये भी मिल गया और ये मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ लगा दो, u का x के रिस्पेक्ट में कितना आया e की पावर x कॉस बाई प्लस आई, u का बाई के रिस्पेक्ट में कितना आया माइनस e की पावर x और साइन बाई। ये निकल के आप देखो दोनों में e की पावर x क्या है, कॉमन है, निकाल लिया। यहाँ से बचा कॉस बाई और इधर से बचा माइनस का आई साइन बाई, ठीक है। तो e की पावर x और ये हो गया e की पावर माइनस का आई वाई, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर x माइनस आई वाई अर्थात e की पावर जेड बार, तो एफ डैश जेड ये आ चुका है। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा u का x में और b का x में करना था, यहाँ पे ये थोड़ा फार्मूला गलत लग गया, सॉरी b का x में करना था। तो b का अगर हम x में करेंगे तो ये कितना होगा v बराबर e की पावर x और साइन बाई ही रहने वाला है, e की पावर x साइन बाई, तो ये प्लस में ही रहेगा, प्लस में रहेगा तो ये सिर्फ z हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए फार्मूला गलत लिख गया था, नीचे गलत था क्या, नहीं सही था वो, मैंने मिस्टेक से। तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेवर u ओवर डेवर x प्लस आई डेवर v ओवर डेवर x, ठीक है। मतलब दोनों का x में ही करना है, दोनों का ही x में करना है, यहाँ बाई में नहीं करना है, सिंपली ध्यान रखिएगा दोनों का ही x में करना है, u का भी x में और b का भी x में। तो फार्मूला बन जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ से ये लगा ली, समझ गए होगे। तो u का x में ये आ गया और b का x में ये आ गया, ठीक है। दोनों को लगाया, e की पावर x कॉमन है, cos बाई प्लस आई साइन बाई, ये बन जाएगा। तो फिर से f डैश जेड, मतलब ये एग्जिस्ट कर गया, हम आपने f डैश जेड निकाल लिया। और f डैश जेड e की पावर जेड है, बिल्कुल एक क्या है, मतलब फाइनाइट क्वांटिटी है और एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला भी हो गया, सी आर इक्वेशन हो गई, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया, फंक्शन एनालिटिक हो गया। अब इसका सेकंड मेथड हम यूज करेंगे, तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, अब सेकंड मेथड में यूज करेंगे तो वो वहाँ से सी आर इक्वेशन से यूज कर लेंगे, तो इसी में सी आर इक्वेशन बना लेंगे। तो u इक्वल टू कितना था, e की पावर x कॉस बाई, और v इक्वल टू था हमारा जो यहाँ से निकाला e की पावर x और साइन बाई। तो सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, u का x में करेंगे, कॉस बाई ऐसे ही रहेगा, फिर u का बाई में करेंगे तो e की पावर x कॉस बाई का माइनस साइन बाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे b का x में करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा साइन बाई, और b का किस में बाई में करेंगे तो e की पावर x कॉस बाई हो गया। अब हमें करना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ux किसके बराबर होना चाहिए, बी वाई के। तो देखो ये यू एक्स है और ये बी वाई, दोनों बराबर आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉस बाई, ई की पावर एक्स कॉस बाई, तो ये सही हो गया। दूसरा यू बाई बराबर होना चाहिए माइनस बी एक्स के, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यू बाई पे देखो एक निगेटिव आ रहा है, ई की पावर एक्स माइनस साइन बाई, और ये आ रहा है ई की पावर एक्स साइन बाई, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हमारा हो गया सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सी आर इक्वेशन कैसा हो गया, सेटिस्फाई हो गया। जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया और ये डेरिवेटिव हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो सिंपली देखो ये एक वाला कॉमन है, चाहे ये वाला करिएगा, डेवर एफ ओवर डेवर जेड बार इक्वल टू 0, वो कॉची का सेकेंड फॉर्म में है, तो ये करें या ये करें, दोनों में से एक कर सकते हो, और साथ में एफ डैश जेड एग्जिस्ट करा दीजिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा कैसा है, एनालिटिक या होलोमॉर्फिक है। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें निकल के आ गई तो बोला यू एक्स यू वाई बी एक्स बी वाई आर द कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साथ में कैसा हो गया, होलोमॉर्फिक फंक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देंगे, उसके बाद
पोलर फॉर्म की जो CR इक्वेशंस आएंगी वो, और बचा हुआ दो। तो अगले पार्ट्स में मतलब एक वीडियो और डालेंगे, उसमें ये लगभग फिनिश हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपने अभी किए हैं। तो FZ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x की पावर 2 y की पावर 5 x प्लस आई वाई बटे में x की पावर 4 प्लस y की पावर 10। अब इसने बोला कि क्या कर रहा है, एग्जामाइन द नेचर ऑफ द फंक्शन, ठीक है, z इज नॉट इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 0 इन ए रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजन। तो सबसे पहले ओरिजन पे हम इसका CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो CR इक्वेशन के लिए देखो यार, आप सिंपली पहले तो थोड़ा तोड़ के बता देते हैं। ये क्या होगा, इसकी गुणा इससे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 y की पावर 5, ठीक है, फर्स्ट से प्लस का i, और ये कितना हो जाएगा x और y की पावर 6, ठीक है, बटे में हमारा x की पावर 4 y की पावर 10। अब हमें अगर यही हमारा क्या होता है u प्लस आई भी होता है, तो u का मान अगर हम निकालेंगे तो x क्यूब y की पावर 5 और बटे में x की पावर 4 और y की पावर 10, और b बराबर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई की पावर 6 बटे एक्स की पावर 4 बाई की पावर 10। अब ये हो गया। अब हमें वही सारी चीज़ें निकालना है। देखो एक निकाल के बताते हैं, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। u क्या करेंगे, x कामा 0 माइनस u 0 कामा 0 बटे x लिमिट x टेंस टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, x की जगह x रखना, बाई की जगह 0 रखना। बाई गुणा में है और बाई की जगह 0 रखना, तो क्या आ जाएगा 0, सेकंड दोनों 0 तो वो 0 ही बन जाएगा, और बटे में x और लिमिट x टेंस टू 0। तो ये फाइनली क्या हो गया 0। तो आप क्या करना है, ये दिमाग में चलना है, तो सीधे ये आएगा 0, ux 0 आ गया। ऐसे ही uy निकाल लेंगे, तो लिमिट y टेंस टू 0 u 0 कामा बाई 0 कामा 0 बटे में बाई। अब देखो चाहे x 0 रखो या बाई 0 रखो, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा तुरंत कि x 0 पे दोनों गुणा में है ना, तो वो 0 ही बनेगा, 0 0 और बटे में बाई, लिमिट y टेंस टू 0, कुल मिला के b 0 आ गया। ऐसे b में निकाल लेंगे, b का x में, यहाँ तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतना आसान होता है, वो ओरली निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब x की वैल्यू 0 इसमें लगाना है, इसमें भी देखो दोनों गुणा में है x बाई, अगर एक भी 0 होगा तो 0 ही बनेगा, तो इसका भी 0। ऐसे b का बाई में निकाल लेंगे तो वो भी फाइनली क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सभी पार्शियल डेरिवेटिव हमारे एग्जिस्ट कर गए, ठीक है। अर्थात यहाँ से हमें दिख रहा है कि ux जो है वो by के बराबर है एंड uy माइनस bx के बराबर है। तो यहाँ से CR इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया कहाँ पे, ओरिजिन पे, ठीक है। अगर हम इसका वैसे CR इक्वेशन निकालेंगे ना विदाउट ओरिजिन, तब तो आप डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बोल दिया जाए u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तब आप करते करते थक जाएंगे, इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। डिनोमीटर का होल पावर, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव अंश बटे हर से करोगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो मुश्किल हो जाएगा निकालना, इसलिए यहाँ पे इसका यूज किया गया है। दूसरा, अब हमारा काम है इसका डेरिवेटिव चेक करना। तो डेरिवेटिव कहाँ पे करेंगे, ओरिजिन पे। तो क्या होगा, fz माइनस f0 बटे में z लिमिट z टेंस टू 0। अब यहाँ कहानी क्या है कि चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, लिमिट z टेंस टू 0, fz की वैल्यू पूरे लिखना है, एक्स स्क्वायर बाई की पावर 5 एक्स प्लस आई बाई, ठीक है, और बटे में एक्स की पावर 4 बाई की पावर 10। तो ये तो एफ जेड हो गया, 0 लगाएंगे तो सब वो 0 बन जाएगा, और बटे में था जेड का मतलब चलो एक्स प्लस आई बाई, ऐसे लिख दीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़रा सिस्टम से बनाते हैं। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई की पावर 5, अच्छा एक्स प्लस आई बाई, ये तो वैसे ही कट जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा ना, तो ये कट गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं बची। तो एक्स की पावर 4 और बाई की पावर 10। अच्छा, अब दिमाग में ये आएगा कि हम इसमें बाई की जगह क्या ले लें या एक्स की जगह क्या ले लें, तो ऐसे करके आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी। तो कैसे पता चलेगा कि क्या ले लें, तो जो भी डिनोमीटर दिख रहा हो ना उसको 0 कर लिया करो। तो यहाँ से बाई की पावर जो 10 आ रही है वो एक्स की पावर 4 आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको मतलब स्क्वायर रूट ले लें अगर, तो 5 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो एक्स की पावर 5 बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके भी मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह, देखो दोनों जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, 2 और 4 को भी तो 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह बाई की पावर 5 ले लो। तो ऐसे भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में ले ले, या बाई की पावर 5 की जगह
हम x में ले लें, तो केवल x में लेंगे तब तो ठीक हो जाएगा, बट कोई कांस्टेंट भी लीजिएगा साथ में। तो बाई की पावर 5 इक्वल टू mx² ले लीजिए, खाली m तो बच मिल गया हमें ना, बट हम वैल्यू इस तरह से मानेंगे, बट उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बट हम केवल एक रखने के लिए निकाल लें कि हमें कैसे रख सकते हैं। तो लिमिट जेट टू, अब देखो बाई को कन्वर्ट कर दिया x में, तो लिमिट हो जाएगी आपकी x में, तो x तो x² है ही, बाई की पावर 5 की जगह mx² रख रहे हो, तो mx² हो गया, नीचे x की पावर 4, ये 10 पावर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा m² x की पावर 4। अब देखो x की पावर 4 ऊपर नीचे कॉमन होके कट रहा है 4 पावर, तो ऊपर बचेगा m और नीचे बचेगा 1 + m², तो ये कट गया। अब ये जो वैल्यू है वो क्या आ गया 1 + m²। अब ये डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंड कर रहा है ऑन m, तो m की वैल्यू बदलेगी तो f' का मान बदलता रहेगा, अर्थात डज नॉट, मतलब नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, किस पे, ओरिजिन पे। तो बस यही लिखना था इसकी थ्योरी में। देखो सिंपली अभी जैसे कराया, विच डिपेंड्स ऑन m एंड वी हैव लिमिट इज नॉट यूनिक, क्योंकि अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। f' डज नॉट एग्जिस्ट, fz इज नॉट एनालिटिक एट z0, fz इज नॉट एनालिटिक इन ए रीजन इंक्लूडिंग 0। अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते तो वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 0 की बात की थी इसने। तो समझ गए होगे यहाँ तक। एक क्वेश्चन और कराते हैं क्योंकि वीडियो घंटे से ऊपर का हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी निकलवा चुके थे, अब ये पूछ रहे हैं कंसीडर द फंक्शन f इक्वल टू जेड बार देन सो इट इज़ नॉट एनालिटिक। अब देखो CR इक्वेशन निकाला था, सेटिस्फाई नहीं हुआ था, अलग अलग आ गया, तो यहाँ से भी बोल सकते हैं फंक्शन नॉट एनालिटिक। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है CR तो हम तुरंत बोल देंगे ना एनालिटिक नहीं है। अगर CR कर रहा है तब आके आपको और चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे भी सेकेंड मेथड से -1 नॉट इक्वल टू 0 ये करा चुके थे पहले भी। ये क्वेश्चन सेम वही है जो अभी जैसे कराया था। fz इक्वल टू दिया हुआ है नॉट 0, f0 इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट 0 एट z टेंस टू 0 अलॉन्ग एनी रेडियस वेक्टर वट नॉट z टेंस टू 0 इन एनी मैनर। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले ये कह रहे हैं ये दिया हुआ है f0, प्रूव दैट हमें ये करना है z टेंस टू 0 पे क्या मिलने वाला है 0, चाहे हमारा कोई भी रेडियस वेक्टर रखे, एनी पाथ या एनी रेडियस वेक्टर, वट z नॉट z टेंस टू 0 एनी मैनर, मतलब अगर हम कुछ और रख देंगे तब वो 0 नहीं हो रहा है, बट एनी अगर रेडियस वेक्टर रखेंगे तो हो जाएगा। अब इसको समझना है, अब हमें वो CR इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो सिंपली फार्मूला हमने क्या लिया, z टेंस टू 0 अलॉन्ग बाई इक्वल टू mx रेडियस वेक्टर, ठीक है, इसको ले लिया। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया, जहाँ जहाँ पे हमें क्वेश्चन में बाई दिख रहा था वहाँ पे हमने mx लगा लिया, उसी क्वेश्चन में जहाँ बाई दिख रहा था वहाँ पे क्या लगा दिया, mx लगा देंगे। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया, fz की वैल्यू और बटे में z है, ये आ गया, f0 तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ से ये आ गया हमारा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमें क्या दिख रहा था बाई, वहाँ पे हमने mx लगा लिया। जब इसको आप कट करेंगे, देखो x हमारा पूरा कॉमन ऐसे ना बाहर हो पा रहा है, कैसे आप समझेंगे, जैसे यहाँ देखो 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है, ठीक है, 1 पावर यहाँ से कॉमन आएगी, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 बचेगा, तो 3 पावर तो ऊपर नीचे काट दोगे, फिर भी गुणा में ये x रह जाएगा, गुणा में x रहेगा तो ऊपर सब 0 हो जाएगा और नीचे कुछ भी हो तो फाइनली क्या आ जाएगा 0। तो पहले तो हमसे यही पूछ रहा था, कोई भी रेडियस वेक्टर रखेंगे तो वो z टेंस टू 0 पे पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्लियर हो गया। उसके बाद z टेंस टू 0 अलॉन्ग बाई इक्वल टू x³। अब ये कोई कर्व हो गया, रेडियस वेक्टर में सीधे एक लाइन की तरह रखना था, तो यहाँ पे बाई इक्वल टू जैसे ही x³ रखा, x³ रखने के बाद जहाँ जहाँ भी बाई दिख रहा है वहाँ x³ लगा देना, ठीक है, तो 6 पावर हर जगह बन जाएगी। तो इधर से ये क्या होगा, कटने वाला है, तो जब ये कटेगा यहाँ से देखो तो कट कटा के इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, मतलब जो भी कट रहा है m बाई इक्वल टू x³ लगाया, उसके बाद कटने के बाद -i/2 आया, तो क्या लिखा, z टेंस टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और यही यहाँ पे ये प्रूफ करवा रहे थे कि बट नॉट z टेंस टू, मतलब यहाँ 0 है बट यहाँ पे नॉट 0 एनी मैनर पे। तो यहाँ पे देखिएगा नॉट इक्वल टू 0 अलॉन्ग एनी पाथ एक्सेप्ट द रेडियस वेक्टर, हेंस द रिजल्ट, यही आपको निकालना था। अब CR इक्वेशन जो पोलर फॉर्म में है वो आपको कल कराएंगे, ठीक है। तो आज आपको यहाँ तक जो मैंने कराया है उसका एक बार शॉर्ट में फिर रिवीजन कर लेते हैं। आधा सिलेबस लगभग करा दिया है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। ऐसी 15 पेज के लगभग है थ्योरी, बट उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव का फार्मूला बताया था आपको। ठीक है, फिर ये बताया था एनालिटिक कब होगा, अगर किसी पॉइंट जेड पे है तो उसके नेबरहुड पे भी होना चाहिए, नॉट ओनली एक पॉइंट पे होना चाहिए। अदर वर्ड्स में यही बोला, अगर एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम रेगुलर फंक्शन, होमोमॉर्फिक फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन बोल देते हैं। जो रिमार्क पॉइंट बताया था कि हम एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है, बोलते हैं। अगर हमारा एफ डैश जेड जहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिस पॉइंट पे, वो उसका सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी होती है। ठीक है, एफ जेड अगर हमारा एनालिटिक है प्रत्येक कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो वो इंटायर फंक्शन हो जाएगा या इंटीग्रल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बताए थे। उसके बाद में, ठीक है, ये तो वही बताए थे। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों डेरिवेटिव के फार्मूला लिखना सिखाए थे, सी आर इक्वेशंस की वैल्यू, सी आर इक्वेशन बताए थे कि क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको सी आर इक्वेशन और सी आर इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म बताए थे, डेवर एफ ओवर डेवर जेड बार, ठीक है, इक्वल टू में 0। ये सी आर इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म बताए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन लिया था एफ जेड इक्वल टू जेड बार, इसको प्रूफ करना था कि ये एनालिटिक नहीं होगा, तो उसको प्रूफ करके दिखाए थे। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया था, समझ गया होगा। तो यहाँ पे ये निकलवाया था इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन कराया था, ओरिजिन पे सेटिस्फाई कर रहा था, बट उसके बाद भी एनालिटिक नहीं था क्योंकि वो एम पे डिपेंड कर रहा था। तो एम वाले क्वेश्चन तो समझ आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या कराया था, ये एफ जेड का दूसरा फार्मूला बताया था, जहाँ पे हम एनालिटिक फंक्शन को चेक किए थे और एनालिटिक उसको निकाला भी था। तो इस क्वेश्चन को हम एनालिटिक निकाले थे। ठीक है, जेड 0 आ गया था और ये भी निकाल लिए थे, या सी आर इक्वेशन से भी बता दिए थे, तो एनालिटिक फंक्शन हो गया। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो भी कराए थे बिल्कुल सेम। ठीक है, और उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन कराए थे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उठा लिए हैं साथ में, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग।